ओके जी, क्या एंट्री बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ, परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इफेक्ट जाएगा, परचेजेस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यस और नो? पक्का कंफर्म? देख लें, सोच लें। ठीक है जी, याद रहेगा। लेकिन अगर इसी बात को थोड़ा सा पॉलिसी चेंज करके सोचें तो अब देखो, अब जो जुमला होगा उससे पॉलिसी हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पहली वाली बात खत्म हो जाएगी पॉलिसी वाली, ये लिखने के बाद देखते हैं आपस में कितने लोग बात पिक करते हैं। लेकिन नॉर्मल बात तो यही है, जितनी भी बातें अब तक मैंने नॉर्मल की हैं, एबनॉर्मल बात अब करने लगा हूं मैं आपके साथ। FOB डेस्टिनेशन, अगर यही सिनेरियो हमें दिया जाए और नीचे लिखा हुआ आ जाए कि FOB पॉलिसी डेस्टिनेशन है, मतलब सेलर की जिम्मेदारी है गुड्स हमारे दरवाजे तक पहुंचाना, तो अब इसका मतलब ये हुआ अब इनवॉइस मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड्स उस वक्त तक हमारी नहीं है जब तक कि हमें रिसीव ना हो जाए। तो अब ऊपर वाली बात में से इनवॉइस वाली बात हटा दी जाएगी, गुड्स जब तक रिसीव नहीं होंगी तब तक हम उसको अपना नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब रास्ते का रिस्क कौन बियर कर रहा है? तो अगर इनवॉइस मिल चुकी है, गुड्स रिसीव नहीं हुई है, एज पर प्रोसीजर परचेज रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन एज पर पॉलिसी, अगर पॉलिसी डेस्टिनेशन है तो गुड रिसीव ना होने की बिना पर हम उसको अपनी परचेज नहीं मानते। तो अब रास्ते में जो स्टॉक है वो हमारा क्लोथिंग स्टॉक है, वो सेलर का क्लोथिंग स्टॉक है। तो सेलर को अपने पास सेल भी रिवर्स करनी है, अगर उसने रिकॉर्ड कर दी है, और सेलर को उन गुड्स को जो रास्ते में अपने लिए क्या मानना है? क्लोथिंग स्टॉक मानना है। और हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें इस केस में क्या रिवर्स करना है? परचेज की, क्योंकि रास्ते वाली गुड्स हमारी नहीं है। तो इसका मतलब हम उसको उस वक्त तक परचेज नहीं मान सकते जब तक के वो हमारे गोडाउन में इंटर ना हो जाए। वजह सर, वजह कौन सी पॉलिसी? जब तक डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए तब तक वो हमारी गुड्स नहीं है। तो जो प्रोसीजर होने की वजह से परचेज रिकॉर्ड हो चुकी है उसका क्या करें? रिवर्स कर दें। अब एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की नहीं बनेगी, अब एंट्री बनेगी अकाउंट पेएबल डेबिट परचेज। तो देख लें, एक केस में परचेज रिवर्स नहीं हो रही, क्लोजिंग स्टॉक बनाया जा रहा है। एक केस में एक केस में परचेजेस क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है, और लायबिलिटी भी क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है। दोनों बातों का फर्क करना बहुत लाजमी। तो गुड्स इन ट्रांजिट हम, यानी जो गुड्स रास्ते में है वो गुड्स इन ट्रांजिट बतौर बायर हमारे लिए कब होंगी? जब रास्ते का रिस्क हम बेयर कर रहे होंगे। लेकिन जो FOB डेस्टिनेशन है उसमें वो गुड्स इन ट्रांजिट किसके लिए है? सेलर के लिए। वो बतौर गुड्स इन ट्रांजिट किसका क्लोथिंग स्टॉक है? सेलर का, क्योंकि उसके पास डिस्पैच होने के बाद भी वो सेल नहीं हुई जब तक कि हम तक पहुंच ना जाए। ये पॉलिसी आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर पॉलिसी और प्रोसीजर्स को रिकंसाइल करने का नाम क्या है? पक्का? एक लाइन लिखी हुई है अभी, लाइन को समझना है हमें। कौन सी लाइन लिखी हुई? हाँ जी, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब देखिएगा, सिस्टम पीरियोडिक और परपेचुअल में फर्क आपको आना चाहिए। पीरियोडिक सिस्टम में हम परचेज में से वैल्यू हटाकर उसको क्लोथिंग स्टॉक के तौर पर क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। परपेचुअल में क्लोथिंग स्टॉक पहले से बैलेंस CD के तौर पे क्या होता है? मौजूद होता है। तो जरा समझिएगा बात को। इसकी तफसील तो मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक एंट्री सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। यहां लिखा आपने क्या? पीरियोडिक। यहां लिखा आपने परपेचुअल।
गुड्स की कॉस्ट मान लें कितनी है, 1000 रुपए। गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपए। गुड्स की कॉस्ट कितनी है, और गुड्स की NRV नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, मान लें 800 रुपए। अब सुनिएगा जरा बात को। पीरियोडिक सिस्टम में आप गोडाउन जा रहे हैं इन्वेंट्री गिनने के लिए। आपने इन्वेंट्री काउंट की, काउंट करने के बाद आपने उसके बिल वगैरह निकाले, तो उसकी वैल्यू कितनी मिली आपको, 1000 रुपए। लेकिन जो इन्वेंट्री थी वो आपको थोड़ी डैमेज कंडीशन में देखने को मिली। आपने बोला यार जब मैं इसको अगले अकाउंटिंग पीरियड में क्या करूंगा, बेचूंगा, तो हो सकता है मेरे 1000 रुपए भी रिकवर ना हो। तो आज मैंने सोचना है कि जो इन्वेंट्री मेरे पास क्या पड़ी हुई है, अनसोल्ड, वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में मुझे क्या पैसा कमा कर दे सकती, उसको हम क्या बोलेंगे, NRV। क्या बोलेंगे। तो IS2 ये कहता है कि जब तुम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनाओ तो तुम दो में से किसी एक पे बनाओ, दो में से किसी एक पर, या तो कॉस्ट पर या किस पर, NRV पर, जो दोनों में से क्या हो, लोअर हो। आइए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को किसी पुराने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से रिकंसाइल करते हैं। आपने बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल दिखाया हुआ है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए को आपने एसेट दिखाया हुआ है ना, तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को, जो भी आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको आप बताना चाहते हैं कम से कम आपको 1 लाख रुपए का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना। ये 1 लाख रुपए जो अकाउंट रिसीवेबल है, कल ये रिकवर होकर आपकी जेब में आएंगे कि नहीं आएंगे, यही मतलब है ना। अगर रिकवरी 1 लाख ना हो और बल्कि क्या हो, 90,000 हो, 90,000 हो, तो क्या आपको अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को 10,000 से गिराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, बैड डेट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल या प्रोविजन क्रेडिट, जो भी कंडीशन, इससे क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल SOFP में लाख पे अपेयर होगा, 90,000 पे होगा, उतना अपेयर होगा जितना कम से कम इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेगा। यस और नो। अगर मैं इन्वेंट्री को 1000 से एसेट मान लूं आज, लेकिन इसका इकोनॉमिक बेनिफिट 1000 से भी क्या हो, कम हो, तो ये भी डेटर की तरह बैड नहीं है। तो क्या करना है, अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा हो और उससे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो, तो फिर इन्वेंट्री जो आज बुक्स में दिखाई जाएगी वो कॉस्ट पे नहीं, NRV पे दिखाई जाएगी। तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। इन्वेंट्री को वैल्यू करें कॉस्ट या NRV, जो दोनों में से क्या हो, लोअर। कॉस्ट क्या है बोलिए, 1000 रुपए। NRV क्या है बोलिए, 800 रुपए। दोनों में से लोअर क्या है, NRV। तो अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहां बनती है और कहां नहीं बनती, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहां बनती है और कहां नहीं बनती, पीरियोडिक में बनती है, परपेचुअल में बैलेंस CD के तौर पे इन्वेंट्री मौजूद है, तवज्जो दरकार हो। तो पीरियोडिक के बारे में सोचते हैं, पीरियोडिक सिस्टम में आपने अब तक क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट किया, नो सर। तो अब डायरेक्ट क्रिएट करें दो में से किसी एक पर, जो क्या हो, लोअर हो। तो लोअर कौन सा है, गुड। अब क्या होगा सर, हम डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करेंगे सीधा, कितने पर, उसको 1000 पे एसेट नहीं मानेंगे, कितने मानेंगे, 800 पर। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 800 से, परचेजेस या वही COGS कितने से, 800। अब आप मुझे बताएं, टेक्निकली मसला समझेगा जरा, ये गुड्स की कॉस्ट कितनी है, यार आप सबसे पूछ रहा हूं, कॉपी होता रहेगा, ये गुड्स की कॉस्ट कितनी है, जब हमने इनको बाय किया होगा उस वक्त क्या एंट्री बनाई होगी, बाय करते वक्त तो 1000। परचेजेस डेबिट कितने से हुई होगी, तो आज जो परचेज का सम आ रहा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते वक्त, उसमें इन गुड्स की क्या वैल्यू होगी, 1000 रुपए। और उसमें से हम 1000 को अलग करने के बजाय कितना अलग कर रहे हैं, तो इस गुड्स के 200 रुपए हमने वहीं छोड़ दिए, किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो इन्वेंट्री हमने क्या कर दी, अंडर स्टेट कर दी, क्या कर दी, और इन्वेंट्री अंडर स्टेट करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गई, ओवर स्टेट हो गई। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट होने से इन्वेंट्री का लॉस किस पे चार्ज हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं इन्वेंट्री को 1000 से ही अलग करता, किसमें से, परचेज में से, तो इसका 1 रुपया भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना बन पाता।
तो परचेज में इसका बैलेंस कितना था, 1000। बतौर क्लोजिंग स्टॉक मैंने इसको अलग किया कितने से, 800 से। तो इसका कितना बैलेंस मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में छोड़ दिया। तो ये इन्वेंट्री अनसोल्ड होने के बावजूद भी इसके 200 रुपए स्टिल कहाँ है। तो वो 200 रुपए को मैं क्या मान रहा हूँ, अपना आज का लॉस मान रहा हूँ। और उस लॉस को मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ, ताकि वो क्या करे, हमारे प्रॉफिट को कम करे, ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो नॉर्मली आता वो 200 से क्या आता, ज्यादा आता। अब क्या होगा, 200 से कम आएगा। तो हम चाहते हैं कि इस इन्वेंट्री को बेचकर जो फ्यूचर में क्या होगा, लॉस होगा, वो लॉस उस वक्त रिकॉर्ड ना हो, आज ही रिकॉर्ड हो। तो जब कल ये इन्वेंट्री 800 की ही बिकेगी तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या बनेगी, 800 ही बनेगी। तो इस इन्वेंट्री को बेचकर सेकंड ईयर में जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस इन्वेंट्री को जो बेचने की वजह से लॉस हुआ है वो हमने अगले अकाउंटिंग पीरियड के बजाय इस अकाउंटिंग पीरियड में क्या कर लिया, काउंट कर लिया। वजह, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड व्हेन दे आर लाइकली टू बी अकर्ड। तो ये लाइकली टू बी अकर्ड की दूसरी एग्जांपल हो गई एनआरवी लॉ। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट उसका नाम है प्रूडेंस प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल। बैड डेट और इन्वेंट्री का एनआरवी, इन दोनों के पीछे जो कॉन्सेप्ट चलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट चलता है। अच्छा जी, परपीचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री बतौर बैलेंस सीडी दिख रही है कहां पर, एसओ एफपी में, ट्रायल बैलेंस में। तो जाहिर सी बात है जब हमने ये इन्वेंट्री बाय की होगी कितने से, 1000 से, तो हमने इसको परचेज के बजाय कौन से अकाउंट में डेबिट किया होगा, इन्वेंट्री अकाउंट। कितने से, 1000 से। तो बैलेंस सीडी में भी कितना बैलेंस आया होगा, 1000। तब हम आज चाहते हैं कि बैलेंस सीडी में मौजूद बैलेंस 1000 से कम होके कितना रह जाए, 800। तो हमें एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत है 200 से, क्योंकि 1000 बैलेंस रिकॉर्डेड है, उसको 1000 से गिराकर क्या बनाना है, 200 बनाना है, सॉरी 800 बनाना है। तो हमने हमने इन्वेंट्री की वैल्यू गिरानी है कितने से, तो हमने इन्वेंट्री बतौर एसेट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कितने से, 200 से। और क्या डेबिट कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस डेबिट कर दिया। यानी इस 200 रुपए के लॉस को भी हमने क्या कर दिया, एनआरवी, एनआरवी लॉस को भी हमने क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट मान लिया। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। आज अभी तक तो आपको इतना पता लग गया कि आपके पास जब किसी भी क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम वाले ट्रायल बैलेंस में जब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, कॉस्ट और एनआरवी, तो आप देखेंगे दोनों में से लोअर क्या है। तो जो लोअर होगा उस पर डबल एंट्री क्या होगी, पास होगी। और परपिचुअल में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी बैलेंस सीडी के तौर पे क्या होगा, मौजूद होगा किस पर, कॉस्ट पर। तो अगर वो कॉस्ट ज्यादा है और एनआरवी कम है तो कम कर दो उसको, उसको एनआरवी पे ले आओ। और अगर एनआरवी ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। अगर मिसाल के तौर पे इन गुड्स की एनआरवी 1800 रुपए होती तो मैं क्लोजिंग स्टॉक 1800 पे रिकॉर्ड करता, 1000 पे रिकॉर्ड करता, 1000। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। लिख लिया आप लोगों ने, जुनैद कुछ बोलना चाह रहा है। आइए समझते हैं अब एनआरवी क्या होगी। बात जब चली है, चल निकली है, तो आगे ले जाए ना इस बात को। क्या कहते हो जुनैद, कोई बिजनेस एक्टिविटी इस्लाम में क्या, मिसाल के तौर पर क्या करना है जब को तुमने, नफिल वगैरह। जी जी बिल्कुल। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हाँ भाई, ऐसी कोई चीज कभी सुनी जिंदगी में हमने, अरे यार तो खतरनाक चीज आ गई अब तो। अब अकाउंटिंग किसी और तरफ निकल पड़ी है, ये हो क्या रहा है। ठीक है जी, एनआरवी क्या है,
नहीं, इसकी डेफिनेशन और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है जी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, क्या बेटा, जो चीज आपके पास अनसोल्ड पड़ी है, जो चीज आपके पास अनसोल्ड पड़ी है, वो फ्यूचर में कितने की बिकेगी, अंदाजा लगाइए उसका, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालिए उसका, फिर उसमें से लेस करवाइए, माइनस एस्टिमेटेड, नहीं, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, इसको बात जगह पे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन भी कहते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये किसकी वैल्यू, इससे क्या मिलेगा, इन दो चीजों का डिफरेंस क्या माना जाएगा, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी। जुनेद एक मोबाइल फोन का बिजनेस करता है, इसके पास मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी ऑफ मोबाइल फोन पड़े हुए, ठीक है जी। इसके पास जो है ना कुछ मोबाइल फोन आ गए हैं दुबई से डैमेज, ठीक है, दुबई से क्या आ गया, डैमेज। अब इसकी रेपुटेशन ये कहती है कि यार मैं अपनी शॉप से बेचूं नहीं, तो ये मैं कहीं से बिकवाऊं, मतलब दूसरे दुकानदारों से बिकवा दूं मार्केट में। तो इसने कहा यार वैसे ये एक काम करना, नॉर्मली ये जो मोबाइल फोन ना ये 1 लाख रुपए का बिकता है, अब चूंकि थोड़ा सा इसकी कंडीशन जो है वो खराब है, तो ये 1 लाख का तो नहीं बिकेगा, आप इसको कितने का बेच दो, 80,000। अगर आप इसको 80,000 का बेच देते हो तो इसमें से 10,000 मैं आपको दूंगा कमीशन के तौर पर। इसका मतलब क्या हुआ, जुनेद की जेब में नेट कितना पैसा आया, 70। इसका मतलब क्या हुआ, 80,000 का बेचने के लिए जेब से कितने पैसे खर्च करने पड़े, तो इस इन्वेंट्री को बेचकर नेट कितना पैसा आया, तो 70,000 उन मोबाइल फोन्स की आज अनसोल्ड पड़े पड़े क्या है, NRV है, ठीक है जी। कितनी, 70,000। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस, तो एक होगी नॉर्मल सेलिंग प्राइस, अगर ये चीज डैमेज है तो फिर ये अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस से बिक नहीं पाई ना, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस से 20% कम पर बिकी, यस और नो, और फर्दर बेचने के लिए क्या करना पड़ा, एक्सपेंस इंकर करना पड़ा, ठीक है जी। अब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के हवाले से कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने। नंबर 1, ऑलवेज यूज फ्यूचर सेलिंग प्राइस। हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, हमेशा वो सेलिंग प्राइस रखिएगा जिस पर ये फ्यूचर में बिकना क्या है, एक्सपेक्टेड है। मतलब सुनिएगा, पेपर में कभी कभी ऐसा होता है, आज ईयर एंड तक आप गुड्स बेच रहे हैं 1 लाख रुपए, लेकिन नए साल से मार्केट में आपका एक कॉम्पिटिटर आने वाला है, और उस कॉम्पिटिटर से मुकाबला करने के लिए फ्यूचर में आपका कीमतें गिराने का क्या है, इरादा है। तो जो इन्वेंट्री आज पड़ी हुई अनसोल्ड, वो आज की प्राइस लाख पे बिकेगी या डिस्काउंट देने के बाद फ्यूचर में 90,000 पे बिकेगी, तो इसका मतलब NRV निकालने के लिए आज की सेलिंग प्राइस नहीं, हमेशा फ्यूचर की सेलिंग प्राइस इस्तेमाल की जाएगी। हाँ, अगर आपके पास कोई फ्यूचर सेलिंग प्राइस अवेलेबल ना हो तो फिर यूज क्या करेंगे, आज की सेलिंग प्राइस। इफ नो फ्यूचर सेलिंग प्राइस is available, then use what, current selling price,
उसके बाद एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, एस्टिमेटेड, इसमें क्या कुछ शामिल होगा? नंबर 1 देखिएगा, अगर किसी से बिकवा रहे हैं तो उसका कमीशन, हाँ भाई ये चीज बिकवा दो यार, इससे जान छुड़ा दो, पैसे रिकवर हो हाथ में आए, तुम्हें भी इसका क्या कर देंगे, कमीशन दे देंगे। ऐसे ही कमीशन उसी पैसे में से निकलेगा ना जो हमने कमाए, ठीक है जी। कमीशन, तो कमीशन जो है वो क्या है, एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंस। बायर को आप बोल रहे हैं कि भाई अगर आप गुड्स बाय कर रहे हो तो इसको आपके गोडाउन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इजाफी खर्च हम करने के लिए क्या है, तैयार है, मतलब कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड भी गुड बिकवाने के लिए हो रहा है, ठीक है जी। अगर गुड्स गुड्स डैमेज हैं तो यार इसको पहले रिपेयर करवाएं, इसकी शक्ल जरा क्या करवाएं, चेंज करवाएं, इसको पहले नया करवाएं, फिर बेचेंगे, मतलब रिपेयर कॉस्ट। यार ये गुड्स जो है ना, पड़े पड़े क्या हो गई है, इनकी पैकिंग भी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो जो कस्टमर प्रोडक्ट देखता है उसको लगता है चीज क्या है, पुरानी है, हालांकि अंदर चीज बिल्कुल क्या है, बेहतरीन है। तो एक काम करते हैं, इसको बेचने के लिए इसकी दोबारा इसको क्या करेंगे, न्यू पैकिंग में लाते हैं दोबारा से। तो न्यू पैकिंग और पैकिंग में फर्क है। पैकिंग इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट, रीपैकेजिंग इज व्हाट, एक्सपेंस। रीपैकेजिंग और पैकेजिंग में क्या फर्क है, दो धोखा मत खाइएगा। तो अब मैं जुमला क्या इस्तेमाल करने लगा हूं, रीपैकेजिंग। रीपैकेजिंग, रीप्रोसेसिंग, जो भी आप नाम दें। ठीक है, तो ये तमाम कॉस्ट आपके सामने क्या होंगी बेटा, सेलिंग एक्सपेंस। कमीशन हो गया, कैरेज आउटपुट हो गया, रिपेयर कॉस्ट हो गई, री पैकेजिंग कॉस्ट हो गई, वगैरह वगैरह। इससे मुझे कुछ याद आया, ठीक है जी। एक पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे पुराने वक्तों में, पता नहीं वो आप कभी देखता हूँ दोबारा देखने को मिला आपको, तो एक प्रोग्राम होता था मजाइया, उसमें जुनेद जैसा एक दोस्त होता है। वो बेचारा जब भी किसी केबिन पर या किसी कैंटीन वगैरह जाता है ना कुछ खाने पीने के लिए, सबसे बच बचा कर, तो अचानक से जब वो कुछ खरीद लेता है तो दोस्त सारे आ जाते हैं। जब दोस्त आ जाते हैं, अरे यार तुम इतना पर्सनल मत लिया कर। जब दोस्त आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों को भी चीजें खिलानी पिलानी ऑफर करनी पड़ती, ठीक है, तो उसकी जेब से हो जाता है खर्चा। तो पीछे से कहीं से आवाज आती है बैकग्राउंड में, ये है क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट करने का गलत तरीका। उसके बाद अगला क्लिप चलाते हैं और वो बोलते हैं, वो दोस्त दोस्त आते हैं, दोस्तों को ले जाते हैं एक जूते की दुकान पर। अब 10-12 लोग हैं, और 10-12 लोग जब जूते की दुकान में चढ़ते हैं तो हर बंदा अपने जूते चेक कर रहा होता है। दुकानदार समझता है यार ये कस्टमर बहुत जबरदस्त आ गया, आज तो 10-12 जूते क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे। तो जब कस्टमर आ गया तो कस्टमर को बोलते हैं, वो एक दोस्त ऐसा करता है गले में, बहुत प्यास लग रही है, दूसरा बोलता है यार मुझे भी बड़ी प्यास लग रही है। तो दुकानदार कहता है चलो इनको प्यास लग रही है और कस्टमर भी अच्छे हैं, तो इनके लिए क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद उठते हैं और बोलते हैं जी हमें जूते पसंद नहीं आए। इसका मतलब क्या, उधर बैकग्राउंड से बताती है ये है इंटरटेनमेंट करने का सही तरीका। मतलब इसमें अब तुम्हारे लिए जवाब क्या था, कि अगर उनको कोल्ड ड्रिंक पिला भी दें फिर भी सेल होने वाली नहीं है, मतलब उनकी मर्जी, चाहे वो खरीदे या ना खरीदे, तो ये कंडीशनल नहीं है। वाह वाह, ये तो फिर खरीद लिया तो फिर आपने उसको बेच दिया बगैर वो एक्सपेंस इनकर किए, दोनों सूरतों में सेलिंग एक्सपेंस नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट को ठीक करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलें 12, रीपैकेजिंग कॉस्ट जी। अब क्या है, रीजंस ऑफ एनआरवी लोअर देन
कॉस्ट, वो क्या वजह होगी जिसकी वजह से एनआरवी कॉस्ट से क्या होगी, कम होगी। नंबर 1 सबसे आसान वजह, सर डैमेज गुड्स हैं, सर डैमेज डिफेक्टिव। नंबर 2 आउट ऑफ फैशन। सर ये कपड़े आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, क्या करें, सेल लगा के बेच दें इसको? नहीं, जब सेल लगाएंगे तो जो वैल्यू मिल पाएगी वो आम सेलिंग प्राइस से क्या होगी, कम हो। अच्छा जी, उसके बाद ये प्रोडक्ट क्या हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब एक्सपायर्ड हो चुकी है, एक्सपायर्ड, सॉरी एक्सपायर्ड बोलूंगा तो खतरनाक हो जाएगा, नियर टू एक्सपायर्ड। ऑब्सोलीट हो चुकी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसकी एनआरवी हो सकता है कि आप 0 हो। ठीक है। नंबर 4 नियर टू एक्सपायरी। लतीफाबाद एक दफा मतलब ये नहीं है, इस तरफ आना हो रहा था तो अचानक से मैंने एक मंजर देखा कि नेस्ले वालों की एक वैन है जो लोगों में यॉगर्ट है नेस्ले का वो तकसीम कर रही। बोला यार अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अच्छी। तो जब कुछ मालूमात की तो पता लगा कि वो यॉगर्ट था ना, वो 3 दिन बाद क्या होना था, एक्सपायर्ड होना। तो एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट भी हो गई और एक्सपायर्ड होने से पहले पहले लोगों ने इस्तेमाल भी कर लिया। लेकिन एक और रास्ता भी था कि कम कॉस्ट पर, तो अक्सर अब बेशतर जो बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं ना, जहां पर एक की कीमत में 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट इन्हीं कंपनीज की मिल रही होती हैं, वो असल में ये होता है कि उनकी एक्सपायरी क्या होती है, करीब होती है, इसलिए वो जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह उनकी रिलाइजेबल वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम मतलब एनआरवी जो कि कॉस्ट से लोअर देन है, उसके लोअर देन होने के रीजन क्या है। ठीक है जी। और उसके बाद एक और रीजन क्या हो सकता है, कंपटीशन, कंपटीशन हो सकता है। ठीक है जी। तो कंपटीशन की वजह से आपको कीमतें क्या करनी पड़ रही है, गिरानी पड़ रही, मल्टीपल रीजन फैक्टर्स। क्या करना है, ब्रेक कर देना, ऑफ ऑफ कर दे, ऑफ कर दे। कल थोड़ी क्लास, क्लास कहाँ है, कल क्लास है, शेड्यूल में है, कहाँ है चलो होगी। आज पढ़ ले तो ऑफ नहीं होगी। आज पढ़ ले तो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ऑफ कर दे भाई, प्रोजेक्टर ऑफ करो बेटा। आप जाओ जल्दी जाओ, मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है जी। जरा क्योंकि बीच में प्रोडक्शन कॉस्ट का चैप्टर आ रहा है इसी में, तो मैं अलग से पढ़ा के इसका क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। इसमें रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स सब आ रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ा के इसको कनेक्ट करूंगा। तो मैं डायरेक्ट आपको किस पे ला रहा हूँ, एनआरवी पर। एनआरवी जरा देख लीजिएगा। ठीक है जी। एनआरवी क्या है, किताब क्या कहती है, पेज नंबर होगा इसका 238। क्या है एनआरवी? एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस, अगर वो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल है तो उसमें क्या करना है आपको, लेस करना है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, यानी जो वर्क इन प्रोसेस वगैरह है उसकी एनआरवी निकालने के लिए आपको लेस करना है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन।
लेकिन अभी मैं आपको ये एनआरवी नहीं पढ़ा रहा, मैंने क्या पढ़ाया है? एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। ये मैंने लिखवाया ना आपको, ये रहा, ये वाली एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है जी। अच्छा, the estimated selling price may or may not be equal to fair value market value depending upon how entity sells in the ordinary course of business. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. फेयर वैल्यू वो वैल्यू है जो मार्केट में एस्टेब्लिश होगी, मतलब वो वैल्यू जिस पर आप ओपन मार्केट में गुड्स क्या करेंगे, बेचेंगे। और अगर वो बेची है आपने किस पर, उधार पर, तो जिस वैल्यू से रिसीवेबल क्रिएट होगा और जिस वैल्यू से लायबिलिटी क्या होगी, किसी के ऊपर लागू होगी, उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन हो सकता है कि आप मार्केट से थोड़ा मुख्तलिफ चलते हो और आप लोगों को डिस्काउंट देते, डिस्काउंट देना आपके बिजनेस का क्या हो, नॉर्म हो, ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हो सकता है आप गुड्स को मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम पे बेचते हो। तो उसने ऊपर बोल दिया कि डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ट्रेडिशन पर। तो अगर आपका ट्रेड डिस्काउंट देने का नॉर्मल क्या है, प्रैक्टिस है, तो आप हमेशा सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लिख रहे होंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू को आप एनआरवी नहीं मानेंगे। रिटन डाउन या राइट डाउन, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। इन्वेंट्रीज आर, ओरिजिनल रिकॉर्ड किस पे होती है, कॉस्ट पर। बतौर परचेज भी डेबिट हुई किस पर, कॉस्ट पर। बतौर इन्वेंट्री भी डेबिट हुई, कॉस्ट पर। इन्वेंट्रीज आर टू बी मेजर्ड एट, कहां पर मेजर करना है, ये जो आखिरी लाइन है ये एप्लीकेबल है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। जब भी इन्वेंट्री दिखेगी कहां पर, एसओएफपी में, या तो कॉस्ट पे दिखेगी या एनआरबी पर, विच एवर इज। तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी वाला पॉइंट कब अप्लाई करना है, ड्यूरिंग द ईयर अप्लाई करना है, ईयर एंड पे अप्लाई करना है। परचेजेस के लिए अप्लाई करना है या इन्वेंट्री बाय जो आपने बाय की है उसके लिए अप्लाई करना है, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है ईयर एंड पे उसके लिए अप्लाई करना है। खरीदते वक्त एनआरबी का कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसका ताल्लुक सिर्फ ईयर एंड पे रिपोर्टिंग से, एसओएफपी में जाने वाले अमाउंट्स। ठीक, the above has following implication: if cost is lower, no adjustment is needed. If NRV is lower, the carrying amount of inventories is reduced, written down to its NRV, and the difference is recorded as an expense or loss. Periodic में उस लॉस को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट किस पे करेंगे, 1000 के बजाय 800 पर, तो उस 1000 की कॉस्ट के 200 रुपए ऑटोमेटिकली कहाँ रह गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो उस लॉस को आपको अलग से रिकॉर्ड नहीं करना। यानी पीरियोडिक सिस्टम में आपका इन्वेंट्री को अंडर स्टेट करना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ओवर स्टेट कर देगा, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा। ये मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तब आपको यकीन है। जबानी यकीन नहीं आ रहा, देख ले। अच्छा, मान लें परचेज की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक अगर कॉस्ट पे लेस होता तो कितने से लेस होता, 1000 से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आती, 9,000 रुपए। अगर आप उसी 10,000 में से 1000 माइनस करने के बजाय क्लोजिंग स्टॉक कितने से माइनस करें, 800 से, तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,000 है या 9,200 है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 200 से क्या आ गई, ज्यादा। तो ग्रॉस प्रॉफिट अब 200 से। एनआरबी लॉस ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ा। तो अगर कोई बोले पीरियोडिक सिस्टम में एनआरबी लॉस की क्या एंट्री है, तो जवाब होगा कोई एंट्री नहीं। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम में हम इन्वेंट्री को क्रिएट किस पे करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी पर। तो हमें अलग से एनआरबी लॉस की कोई एंट्री बनानी नहीं पड़ती। कोई पूछे परपीचुअल सिस्टम में एनआरबी लॉस की क्या एंट्री है, हाँ, तो हम बोलेंगे परपीचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री वैल्यू हुई है कितने पर, कॉस्ट पर।
तो हमें अगर एनआरबी लोअर है तो उसे हमें 1000 से गिराकर कहाँ लाना है, 800 पर। तो हमने 200 से एडजस्टमेंट बनाई कि नहीं बनाई? तो एनआरबी लॉस की एंट्री कौन से सिस्टम में बनती है और कौन से सिस्टम में नहीं बनती है? अब वही दो ऑप्शन वाले सवाल आते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, in perpetual system there is no need to record NRV loss as it is already recorded due to understatement of inventory. Statement number 2, there is no need to record NRV loss in perpetual system as well. तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, पहली, दूसरी, दोनों या दोनों गलत? पहली। अब इस तरह के सवाल थोड़े थोड़े चेंज करते रहो और 8-9 सवाल बनाते रहो। हाँ है, बताइए। ठीक है जी, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। जैसे आपने क्यूएमटी में देखे ना 2 वाले सवाल, वैसे 2 वाले सवाल यहाँ भी बहुत आते हैं। यानी अगर कोई एक सवाल करवा दिया जाए ना और आपको समझ में आ जाए, तो उसी सवाल को अमेंड करके थोड़ा सा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकती है, कोई एक सही बी गलत, बी सही ए गलत, दोनों गलत दोनों सही, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, जैसे इंडेक्स नंबर में हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, किसने बोला तुम्हें यार? ठीक है जी, अब इसको भले आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह इसको पर हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, आज आपको कम से कम बतौर एडजस्टमेंट तो आ गया ना। तो फाइनल अकाउंट के जिन क्वेश्चन में एनआरवी आ जाए तो आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक किस पे लेना है, कॉस्ट पर या एनआरवी पर, बना लेंगे ना एडजस्टमेंट। तो फिर मैं आज आपको रोड टू आईए सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्या चीज? हाँ, वो तो अभी क्लास खत्म कहाँ हुई है, फाइनल अकाउंट कर तो आप बैठ रहे हैं ना क्लास में। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ। नहीं बेटा, इधर ही होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा, बैठे ना, मैं ला के दे रहा हूँ क्वेश्चन। नमाज पढ़ लें भले।